गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, सह आचार्य गृह विज्ञान, आज आपको अनाज की संरचना, संगठन एवं महत्व के बारे में पढ़ाऊंगी। ये वीडियो बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बीए गृह विज्ञान तृतीय वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनाज सार्वभौमिक रूप से हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। विश्व के हर हिस्से में अनाज का प्रयोग हम अलग अलग रूपों में कुछ कम या अधिक मात्रा में करते हैं। अनाज मुख्यतः ग्रास फैमिली में आते हैं, जिनके बीजों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। अनाज या सीरियल्स सीरस नामक शब्द से लिया गया है, जो कि रोमन भाषा में कृषि एवं देवता का नाम है। अनाज के रूप में हम मुख्यतः गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्की, रागी आदि का उपयोग करते हैं। अनाज का क्या महत्व है? हम सभी जानते हैं कि हम अपने भोजन में अनाज मुख्य रूप से खाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह के नाश्ते में आप देखिए, आप सैंडविचेस ले रहे हैं या पराठा ले रहे हैं, पोहा ले रहे हैं, उपमा ले रहे हैं, सभी अनाज के बने हुए हैं। दिन के खाने में हम दाल चावल, दाल के साथ में चावल, चपाती और पूरी, पराठा आदि का उपयोग करते हैं। शाम के खाने में भी हम रोटी का उपयोग करते हैं। तो अनाज जो है वो हमारे भोजन में ऊर्जा की प्राप्ति का मुख्य साधन है और लगभग दिन भर की 70 से 80% तक ऊर्जा केवल और केवल अनाज से ही प्राप्त होती है। यहाँ तक कि उच्च आय वर्ग के लोग, जिनके भोजन में अनाज की मात्रा कुछ कम होती है तथा अन्य भोज्य पदार्थ जैसे दूध एवं दुग्ध से बने हुए भोज्य पदार्थ, दालें, फलियां, तिलहन और अंडा, मांस, मछली आदि का उपयोग वो ज़्यादा करते हैं, उनके भोजन में भी लगभग 60% तक ऊर्जा केवल और केवल अनाज से ही प्राप्त होती है। दूसरा, अनाज सर्वाधिक सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है। ये हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बहुत सस्ता है, इसलिए आप इसका उपयोग आराम से कर सकते हैं। तीसरा, अनाज में वैसे तो प्रोटीन की मात्रा कम होती है, न्यूनतम 6% चावल में और अधिकतम लगभग 12% गेहूं में, किंतु अनाज का उपयोग हम इतनी अधिक मात्रा में करते हैं, जैसे कि 300 से 400 ग्राम प्रतिदिन अनाज का उपयोग हम करते हैं। तो ये अनाज हमारी कुल प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 50% तक हिस्सा पूरा कर देता है। केवल और केवल अनाज ही वो साधन है जो प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 50% रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। अनाज जो होता है, संपूर्ण अनाज विशेषकर, वो कैल्शियम और लौह लवण के अच्छे स्रोत के रूप में काम में आता है, क्योंकि संपूर्ण अनाज में जो रेशे पाए जाते हैं, संपूर्ण अनाज में जो रेशे पाए जाते हैं उनमें कैल्शियम, लौह लवण और अन्य खनिज लवण बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। विशेषकर रागी कैल्शियम का श्रेष्ठ स्रोत है। संपूर्ण अनाज रेशों की प्राप्ति के भी अच्छे स्रोत हैं, फाइबर रिच होते हैं और रेशा जो है, हमने पढ़ा है, फाइबर हमारे जो आहार नाल है उसमें पानी को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है और भोजन के परिमाण या मात्रा को बढ़ाता है। साथ ही साथ आंतों में क्रमाकुंचन की गति को भी इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, जिससे कि हमारे आहार नाल में या हमें कब्ज की समस्या नहीं रहती है। अनाज, विशेषकर संपूर्ण अनाज, विटामिन बी समूह के भी अच्छे स्रोत हैं। वसा न्यून मात्रा में, अनाज जो होते हैं उनमें वसा अत्यधिक कम मात्रा में होती है, 2 to 5% तक की होती है, किंतु ये जो वसा होती है ये आवश्यक वसीय अम्लों से रिच होती है। इनमें आवश्यक वसीय अम्ल, जिसको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स भी कहते हैं, लिनोलिक, लिनोलिनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड, बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि ये हमारे दैनिक एसेंशियल फैटी एसिड रिक्वायरमेंट्स का 50% तक उपलब्ध करा। अनाज हमारे आहार की विविधता को भी प्रदान करते हैं। आप देखते हैं कि हम सुबह के नाश्ते में ब्रेड से बने हुए सैंडविचेस, ब्रेड पोहा, उपमा, दलिया, वेजिटेबल दलिया, हलवा और रोटी, पूरी, पराठे, भरवा पराठे आदि तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। इसी प्रकार से दिन के भोजन में न केवल गेहूँ बल्कि कभी मक्की के बने हुए ढोकले हैं, दाल ढोकली है और जौ और ज्वार बाजरा इनकी चपाती है, या
पूड़ी है, पराठे, बाटी इत्यादि का उपयोग करते हैं। चावल से बने हुए ढेरों व्यंजन हम लोग अपने भोजन में खाते हैं। तो अनाज जो होते हैं हमारे भोजन में विविधता भी प्रदान करते हैं। संरचना। अनाज की संरचना को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला ब्रान या पेरिकार्प, जिसको हम भूसी भी कहते हैं। ये संपूर्ण अनाज का लगभग 13 से 15% हिस्सा बनाता है और बीज को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। ब्रान या पेरिकार्प से हमें रेशे, विटामिन बी समूह और खनिज लवण अच्छी मात्रा में मिलते हैं। दूसरा है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, जो अनाज का मुख्य हिस्सा है, 84 से 85% तक बनाता है और यह बीज हेतु भोजन संग्रहित करता है। जब कभी भी आप अनाज को स्प्राउट करते हैं, अंकुरित करते हैं, तो यही वो पोर्शन है जो स्प्राउट होने के लिए अंकुरों को पोषण सप्लाई करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कुछ बी विटामिन पाए जाते हैं। भ्रूण या एम्ब्रियो 2 to 5% तक होता है। यह बीज को पोषण प्रदान करता है और अंकुरीकरण के दौरान इसी से भावी रूट्स और शूट्स का निर्माण होता है। इसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण मुख्य अवयव पाए जाते हैं। ये जो चित्र है इसमें 3 तरह के अनाज, चावल, गेहूं और मक्का दिखाया गया है। बहुत ही साधारण चित्र है अनाज की संरचना का। देखिए जो मैंने आपको कहा था ग्रास फैमिली से आते हैं। चावल और गेहूं बालियों के रूप में उगते हैं और भुट्टा जो है वो कॉब, COB कॉब, कॉर्न कॉब के रूप में उगता है। और ये इसका बिल्कुल 3 भागों में, A फॉर ब्रान, B फॉर एंडोस्पर्म और C फॉर जर्म में इसको बांटा है। देखिए सबसे पहले A लेयर ब्रान है, उसके बाद एक बड़ा हिस्सा B भ्रूणपोष का है और तीसरा C हिस्सा जर्म का है, जो कि चावल में, मक्की में और गेहूं में, तीनों में देख सकते हैं। इसी को हम थोड़ा विस्तृत अध्ययन अगर हम करते हैं तो ये देखिए गेहूं का एक चित्र बनाया गया है जिसमें ये सारी पेरिकार्प की लेयर्स है। सबसे बाहर आप देखिए आउटर पेरिकार्प में बेयर्ड या ब्रशेस ऑफ हेयर, बहुत बारीक बाल गेहूं के ऊपर लगे हुए होते हैं। उसके बाद एपिडर्मिस की लेयर है ब्राउन कलर की, कुछ हल्के रंग की हाइपोडर्मिस की लेयर है और इसके नीचे जब इनर कार्प शुरू होती है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के नीचे, तो एक क्रॉस सेल्स मेसोकार्प की लेयर है और वाइट कलर की ये जो लेयर आपको दिख रही है ट्यूब सेल, जिसको बोला क्या होता है, जब अनाज का दाना पकता है तो इस लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती है, जिसके कारण ट्यूब का आकार ले लेती है। इसीलिए इसको हमने ट्यूब सेल्स भी कहा है। पेरिकार्प के नीचे सीड कोट आती है। सीड कोट सिंगल और डबल, एकल और दोहरी झिल्ली की बनी हुई हो सकती है और ये इसको हम टेस्टा भी कहते हैं। सीड कोट्स में गेहूं में देखिए 2 लेयर्स है सीड कोट की, टेस्टा सीड कोट और हाइलिन लेयर। जो सीड कोट है वो गहरे रंग की है, जिसके कारण गेहूं का पर्टिकुलर ब्राउन कलर आपको दिखाई देता है। और इनके नीचे फिर जो एंडोस्पर्म है, ये पूरी लेयर हो गई पेरिकार्प या आउटर कार्प की। उसके नीचे ये वाइट कलर की एल्यूरोन लेयर है जो कि एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के ऊपर पाई जाती है। ये एल्यूरोन लेयर बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, पौष्टिक होती है, जिसमें कि प्रोटीन्स, विटामिन्स और खनिज लवण बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं और गेहूं का 8 से 9% तक हिस्सा एल्यूरोन लेयर का बना हुआ होता है। उसके नीचे स्टार्ची एंडोस्पर्म है। जब हम गेहूं को पीसकर आटा बनाते हैं तो यही वो हिस्सा है जो आटे का मुख्य भाग बनाता है। अनाज के दानों में जो स्टार्च के कण होते हैं उनका आकार और उनकी शेप, आकृति, सॉरी, उनका आकार यानी कि आकृति और साइज एंड शेप अलग अलग होता है। कोई ओवल शेप होते हैं जिसमें रिंकल्ड सेल्स होती हैं, सेमी सर्कुलर सेल्स होती हैं, सॉरी सर्कुलर सेल्स होती हैं, तो कोई बहुभुजाकार होते हैं और कोई तीसरा पोर्शन जर्म का जो इसमें लाइट ब्राउन कलर से दिखाया गया है। इसी चित्र को हम आगे और डिटेल में देखें तो ये देखिए, ये इस चित्र में बहुत अच्छे से हेयर्स ऑफ ब्रशेस दिखाई हैं, सारी लेयर दिखाई हैं ब्रेन की, पेरिकार्प से लेकर ट्यूब सेल्स और इनर कार्प तक की। एपिडर्मिस नीचे से शुरू हो रही है और अंदर तक जाते जाते सीड कोट और न्यूक्लियर टिश्यूज तक की। उसके अंदर ये एल्यूरोन लेयर जो आपको दाने नुमा दिखाई दे रही है, ये बाहर से देखने पर है और ये क्रॉस सेक्शन काटने पर है। ये भ्रूणपोष की कोशिकाएं हैं जिसको हम स्टार्च ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं, दानेदार होती हैं। और जर्म पोर्शन आप देखिए, जर्म पोर्शन 3 भागों में बटा हुआ होता है। जो भ्रूण होता है वो स्कैटुलम, ये इस स्कैटुलम के जरिए
जो है अनाज में जुड़ा हुआ होता है, और ये ही वो स्कैटोलम वो हिस्सा है जो अंकुरीकरण के दौरान भ्रूण पोष से पोषण प्रदान करता है जर्म पोषण को, एम्ब्रियो को अंकुरित होने के लिए। ये प्यूमुले है जो कि भावी शूट्स का निर्माण करता है। प्यूमुले भावी शूट्स तने का निर्माण करता है, और रेडिकल भावी रूट या जड़ का निर्माण करता है। इसी प्रकार का ये चित्र प्रतिशत में दिखाया गया है कि मैंने आपको भी बताया था, एल्ड्रोन लेयर 8 to 9% तक हिस्सा बनाती है, जो कि भ्रूणपोष के ऊपर कवर्ड होती है। टेस्टा 1% और आउटर पेरिका 3 to 5%, जो इंसोल्यूबल फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट रिच है। और वहीं एलिडोन लेयर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, इंसोल्यूबल फाइबर्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और लिपिड्स उपस्थित होते हैं। प्रतिशत वाइज अगर हम देखें तो आप ये देखिए कि ब्रान, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष और जर्म में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एंडोस्पर्म में पाया जाता है। प्रोटीन सर्वाधिक जर्म पोषण भ्रूण में पाया जाता है। वहीं वसा भी भ्रूण हिस्से में अधिक है, और फाइबर ब्रान में अधिक है। और फाइबर के साथ साथ आयरन जो है वो, आयरन और विटामिन्स भी ब्रान या भूसी के क्षेत्र में अधिक है। यहीं देखिए हमने बात करी थी फैट की, जो तो विटामिन B6 के साथ साथ ओमेगा 3 6 लिपिड जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स भी हैं, वो जर्म पोषण में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी को प्रतिशत वाइज यहाँ दिखाया है। भ्रूण पोष 83%, आउटर लेयर्स जो है पेरिकार्प और एलिडोन लेयर मिलाकर 13 to 15%, और जर्म पोषण 3%। ये एक चित्र है जिसमें मक्की का दाना, चावल का दाना और जौ के दाने का डायग्राम दिखाया गया है। तीनों ही डायग्राम्स में लगभग वही तीन हिस्से, पहला ब्रान, दूसरा एंडोस्पर्म और तीसरा भ्रूण। मक्की के दाने में जो भ्रूण है वो बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में, और टाइटली पैक्ड होता है एंडोस्पर्म के बीच में। वहीं चावल के दाने में जो भ्रूण है वो स्टार्च के साथ साइड में बहुत ही हल्के से जुड़ा हुआ होता है, जो चावल की प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण के दौरान निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। इसीलिए चावल में प्रोटीन की मात्रा, विशेषकर जितना रिफाइंड आप चावल खाते जाएंगे उतनी ही उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती जाएगी। और ये जौ का चित्र है। संगठन के बारे में अगर हम बात करें अनाज की, तो मैंने आपको संरचना के साथ साथ संगठन थोड़ा थोड़ा बताया ही है। यहाँ अगर हम देखें तो सभी अनाज ऊर्जा प्राप्ति के बहुत अच्छे स्रोत है, और अनाजों से लगभग 350 से 350 कैलोरीज ऊर्जा प्रति 100 ग्राम अनाज से मिलती है। मेज टेंडर में कम दिखाई क्योंकि इसमें पानी, कच्ची ताज़ी मक्के के भुट्टा जो हम भुट्टे के रूप में खाते हैं, पानी का प्रतिशत अधिक होता है, इसी कारण इसमें कैलोरीज कम है। इसी प्रकार प्रोटीन अगर हम देखें तो सबसे कम प्रोटीन राइस में है 6% से लेकर सर्वाधिक प्रोटीन 12.1% तक व्हीट फ्लावर हॉल यानी संपूर्ण गेहूं के आटे में पाया जाता है। वसा की मात्रा भी देखें तो 1% से लेकर 5% वसा बाजरा में और 7.6% वसा ओट मील जौ में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के हैं, स्टार्च सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स और रेशे इनसॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स, और दोनों की ही मात्रा कुल मिलाकर सभी अनाजों में लगभग 70 से 80% तक है। आप अच्छे से देख सकते हैं इस टेबल के अंदर। व्हीट ब्रेड जो कि वाइट ब्रेड है, जो रिफाइंड उससे बनी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम है। कैल्शियम, रागी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। उसके अतिरिक्त सभी अनाजों से कैल्शियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिलता है। आयरन भी इसी प्रकार से, बाजरा आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। 8% आयरन पाया जाता है सर्वाधिक, और इसी प्रकार से इनमें कैरोटीन और बी विटामिन्स भी विभिन्न प्रकार के अनाजों में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। ये एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें बार चार्ट है, जिसमें गेहूं, व्हीट फ्लावर, संपूर्ण अनाज का आटा, और राइस रॉ मिल्ड। राइस रॉ मिल्ड का मतलब कच्चा चावल जिसकी मिलिंग करी गई है, जिसको तैयार किया गया है धान से, उस उन दोनों की पौष्टिक गुणवत्ता में क्या अंतर है। अगर हम देखें तो ऊर्जा लगभग दोनों में बराबर है। उसके अतिरिक्त प्रोटीन, वसा, रेशा, कैल्शियम, फास्फोरस
आयरन, कैरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन सभी पौष्टिक तत्व चावल में गेहूं के मुकाबले कुछ कम या अधिक कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भोजन में, आहार में गेहूं का उपयोग पौष्टिकता की दृष्टि से चावल के मुकाबले बेहतर होता है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।